नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो आज फिर हम एक और नया केस स्टडी करेंगे जो बिल्कुल सामान्य समझी जाने वाली दवाई है, लेकिन उसका कितनी गहन क्रिया होती है इसको इससे समझेंगे। तो ये एक 42 साल की एक महिला का केस है। ये बहुत आधुनिक मानसिकता वाली 2 बच्चों की माँ है जो बहुत पॉश कॉलोनी में रहते हैं ये लोग। तो पहले भी छोटी मोटी परेशानियों के लिए मुझसे ये दवाई लेती रही है और हर बार इसको सटीक दवाई मिलती है तो बहुत जल्दी ये ठीक हो जाती है। अब जो ये आई है तो इसके चेहरे के दाहिनी तरफ इधर बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ही ज़्यादा दुखी ये महसूस हो रही है। तो बहुत धीमी आवाज़ में बोलना शुरू करती है, जैसे तो बोलने में इसको बहुत परेशानी हो रही है। इधर मेरे चेहरे में काफ़ी दर्द है, कान में जा रहा है, आँख में जा रहा है, इससे बोला नहीं जा रहा, आँख बंद करके बोल रही है ये, और ये कनपट्टी में भी जा रहा है, यानी टेम्पोरल एरिया में भी जा रहा है ये। अब जब ये केस दे रही है तो इतने मेरे चैम्बर में कोई दूसरा मरीज आ जाता है और अपनी बात करने लगता है, तो ये उस पर बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होती है, बल्कि शांत हो जाती है, अपना केस देना बंद कर दीवार के साथ पीठ लगाकर बहुत शांत होकर बैठती है और उस मरीज़ के जाने का इंतज़ार करने लगती है। जब वो मरीज़ चला जाता है तो फिर ये अपनी बात को दोबारा शुरू कर देती है। जब मैं कूद रही होती हूँ या बच्चों के पीछे भाग रही हूँ तो एकदम ही करंट सा लगता है, रोगी का हाथ बार बार वहीं दर्द की जगह जा रहा है। तो मैं उससे पूछता हूँ कब से हो रहा है ऐसा, तो रोगी बताती है 2 दिन हो गए हैं। रोगी धीरे धीरे अपने हाथ से अपने दर्द वाले भाग को दबा रही है, जैसे उसको शांत करने की कोशिश कर रही है। मैं पूछ रहा हूँ भाई तुम्हारा दर्द क्या दांत में हो रहा है? क्यों? ऐसा सवाल इसलिए किया क्योंकि इसने पिछले साल इस महिला ने बहुत ही भयंकर दांत का दर्द था और ये मेरे पास इलाज कराने आई थी। तो उस वक्त कैमोमिला 30 की एक ही डोज से इसका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था, क्योंकि उस वक्त कैमोमिला जैसे लक्षण थे और इसका दांत काफ़ी ज़्यादा डिके हुआ है। उसके बावजूद भी कैमोमिला से बहुत आराम आया, तो इसने उस कैमोमिला की डोज को अपने पास बचाकर रखा हुआ था। तो जब इसको दर्द होता है तो ये कैमोमिला की एक डोज खा लेती है और उससे दर्द कुछ ही क्षणों में एकदम समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए इसने मेरे से कैमोमिला 1 ग्राम की शीशी ग्लोब्यूल्स में बनवाकर अपने पास रखी हुई है। तो अब ये ऐसा इसने कैमोमिला पे कई महीने निकाल दिए। उसके बाद डेंटिस्ट से इसने अपना इलाज कराया था, तब जाकर ये दर्द का पूरा इलाज बाद में इसने कराया। क्योंकि ये महिला ग्वालियर में इसका मायका है, तो ये ग्वालियर में ही डेंटिस्ट से इलाज कराती है। यहाँ के दिल्ली के लोकल डेंटिस्ट पर इसको ज़रा सा भी भरोसा नहीं है, इसलिए इसने ये टाइम निकाला था कि जब ग्वालियर जाऊंगी तभी ये इलाज मैं दांत का उससे अपने फैमिली डेंटिस्ट से करवाऊंगी मैं। तो रोगी अब जब मैंने उसको कहा कि क्या दर्द तुम्हारा दांत में है, तो ये बहुत जोर देकर बोलती है दांत में नहीं है। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसलिए पिछले साल इलाज कराया था। हाँ, लेकिन दांत में अब कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कान में भी ऐसे लग रहा है कि एक दबाव सा पड़ रहा है, आँख में एक खिंचाव सा महसूस हो रहा है, और जब मैं बच्चों के पीछे भागती हूँ, ऊंची आवाज़ में चिल्लाती हूँ, तो एकदम ही करंट सा लगता है, सिर एक तरफ हो जाता है, यानी दर्द बहुत वायलेंट होता है, इलेक्ट्रीफाइंग होता है। बस आराम ही नहीं आ रहा है, मतलब कमजोरी सी महसूस हो रही है, पर खाना खाने में दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो यह इस बात का संकेत है कि इसके दांत में दर्द नहीं है, बल्कि किसी नर्व के अंदर है। तो ऐसा रोगी लगातार अपने दर्द वाले गाल को दबाकर, गर्दन दाहिनी तरफ झुकाकर शांत होने का प्रयास कर रही है कि जैसे एक तरफ बैठने से दर्द इसका एकदम रुक जाएगा।
जैसे तो मूवमेंट से दर्द बढ़ता है। तो मैं उससे पूछता हूँ, भाई आपने जब इतना भयंकर दर्द है तो आपने इसका कुछ इलाज वगैरह नहीं लिया क्या? रोगी, नहीं लिया, पर दांत की झंझनाहट कम करने के लिए एक लोशन है मेरे पास, वो मैंने लगाया था इसको। तो वो 1-2 बार लगाया, उससे 1-2 घंटे कुछ आराम मिलता है, और रोगी उससे 1-2 घंटे कुछ ऐसे बोलते हुए एकदम चुप हो गई, तो जैसे कि दर्द का एकदम झटका इसको लगा। अभी बात भी कर रही हूँ तो एक करंट सा लगता है, मतलब मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा है। मतलब उसका मतलब है कि दर्द ये कांस्टेंट नहीं है, तो ये झटकों में आता है, एक करंट सा लगता है, मतलब मुझे आराम ही नहीं आ रहा है। यानी बार बार झटके लग रहे हैं और इसको लग रहा है कि इन झटकों से मुझको तुरंत आराम आ जाए। हाँ, अगर नींद आ रही है तो आराम आ जाता है, नींद खुलते ही फिर दर्द शुरू हो जाता है, नहीं तो आराम ही नहीं आ रहा है। मतलब इसको बार बार एक ही सेंटेंस ये बोले जा रही है कि आराम ही नहीं आ रहा है, आराम ही नहीं आ रहा है। या फिर मैंने अगर बात भी करी तो भी किसी नर्व में ऐसे कीचड़ कीचड़ सी चल रही है। तो ये मरीज की अपनी भाषा है, क्या कहना चाहती है वो, इससे कुछ समझ नहीं आता है डॉक्टर। तो मुझे लगा कि अपने बच्चों पर गुस्सा कर रही है, इरिटेट हो रही है। तो मैं पूछता हूँ, तुम अपने बच्चों पर गुस्सा क्यों कर रही हो, क्या वजह है? क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं। तो इस पर रोगी तुरंत प्रतिक्रिया करती है, बच्चों पर गुस्सा नहीं करती, पर जैसे मैं उनके पीछे दौड़ रही हूँ। अब ये क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो खेलने के लिए ये माँ अपने बच्चों के पीछे दौड़ती है, उनको एंजॉयमेंट कराती है, तो उसकी बात कर रही है। जैसे बच्चे पकड़ने के लिए, फिर जैसे ही मैंने उसे जोर से आवाज़ लगाई तो एकदम दर्द हो जाता है। कल बच्चों ने कहा कि मेरे पीछे दौड़ो, तो मैं दौड़ नहीं पाई, एक लाचारी बेबसी सी इसको लग रही है। तो मैंने उनको मना कर दिया, मैं दौड़ नहीं पाई, जैसे मेरी कोई नर्व खींच रही है। इसलिए 2 दिनों से मैं बच्चों को खिलाने के लिए पार्क में भी नहीं ले गई हूँ क्योंकि वो दौड़ नहीं पा रही है इसलिए। तो इससे आपको, अगर आप पार्क में नहीं ले जा रही हैं बच्चों को, तो कैसा फील कर रही हैं फिर इस बात से? दौड़ी, मैं बच्चों के पीछे दौड़ी पर दौड़ नहीं पाई, यानी इससे एकदम मुझे झटका लगता है। अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कान में सीटी सी बज रही है या खिंचाव सा महसूस हो रहा है। नहीं, सीटी नहीं बज रही है, पर जैसे खिंचाव महसूस हो रहा है। यानी दर्द इतना ज़्यादा है, इसको कुछ समझ आ नहीं रहा, अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पा रही है, सीटी है या खिंचाव है। अभी भी बहुत परेशानी है, इसलिए मैं चाय पीते ही तुरंत आपके पास आ गई हूँ कि कहीं मेरा क्लिनिक ना बंद हो जाए। इसलिए इसको ये चिंता थी, क्योंकि मेरा क्लिनिक बहुत थोड़े समय के लिए खुलता है, सुबह 9 से 10:30। तो इसलिए इसको था कि अगर मैं पति को चाय पानी देते ही तुरंत दवाई ले आऊँ, अगर डॉक्टर साहब चले गए तो मेरे को दर्द की इस हालत में पता नहीं कितने देर रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं और से इसको आराम आता नहीं है। अब मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी लग रही है, मैं किसी काम पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। परेशानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है परेशानी डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा है। तो अब ये जो भी कुछ वार्तालाप हुआ, उसके हाव भाव देखे, तो उसके चीज़ों को, सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ रूब्रिक मैंने इसके बनाए। पहला रूब्रिक, लाइट डिज़ायर फॉर। दूसरा रूब्रिक, डेल्यूजन पोजेस्ड, ही इज पोजेस्ड। तीसरा, डेल्यूजन पुअर ही इज। एंड चौथा, इम्पेशेंस हीट विद। तो इन रूब्रिकों के आधार पर और इसके हाव भाव के आधार पर बेलाडोना 200 की एक खुराक दी गई, और दवाई देने के 2-3 मिनट बाद ही रोगी क्लिनिक में ही दीवार के सहारे अपना सिर टिकाकर सो गई। अब ये बहुत ही सही दवाई होने का, परफेक्ट सिमिलिमम होने का एक पक्का सबूत है कि 1 मिनट बाद ही उसको
फिर जगाया जाता है क्योंकि आगे मेरे को भी जाना होता है और फॉलो अप भी इसका मुझको करना था। मैं उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ। तो जब ऐसा रोगी को शांति से सोया हुआ देखकर मैं पूछता हूँ कि ऐसे क्या हुआ, तो रोगी बिल्कुल चुप रहती है। अब वो चुप इसलिए रहती है क्योंकि जो शांति उसको मिली दवाई के बाद, अब उसको वो खोना नहीं चाहती है बोलकर। तो ये बहुत परफेक्ट सिमिलिमम का लक्षण है। तो इसलिए रोगी आंख बंद करे करे ही जवाब देती है, वो जैसे उसको जो शांति प्राप्त हुई है उसको खोना नहीं चाहिए। हाँ, नींद आ रही है पर अभी भी कान में तो दर्द हो ही रहा है, एक अजीब सा प्रेशर सा है, पल्सेशन सा है, क्योंकि धड़कन सी वहाँ हो रही है। अब ये बहुत धीरे धीरे कन्फ्यूजन जैसी अवस्था में बोल रही है, आंखें नहीं खोल रही है क्योंकि आंख खोलने में उसको जो अशांति आएगी वो नहीं खोना चाह रही, अशांत नहीं होना चाह रही। आंख बंद करके जो शांति उसको मिल रही है उसको ये बनाए रखना चाहती है। अब मैं उससे पूछता हूँ भी तुम्हें ऐसे नींद आ गई है या कोई दवाई का असर हुआ है? नहीं, दवाई का असर हुआ है। हाँ, दवाई का असर हुआ है, असर तो हो गया ना। अब यहाँ का दर्द तो बिल्कुल खत्म हो गया है, गाल का दर्द भी ठीक हो गया है, अब आंख का भी ठीक हो गया है। मतलब इतना तेजी से जा रहा है दर्द। अब यहाँ जो आईब्रोज के पास था वो भी ठीक हो गया है। दर्द बिल्कुल ऐसे खत्म होता जा रहा है जैसे आग पर पानी डालते चले जाओ तो आग बुझती चली जाती है। तो इसी प्रकार इसका दर्द एक सिरे से कम होना शुरू होकर दर्द के दूसरे सिरे तक खत्म होता चला जा रहा है, बड़ी तीव्र गति से। इतनी तीव्र गति से ये मुझको बता नहीं पा रही है कि जितना तीव्र गति से दर्द खत्म होने की स्पीड है इसकी। तो ये इससे पता लगता है कि हमारी होम्योपैथिक सिमिलिमम कितना तेज गति से काम करती है। अब तो यहाँ सर में भी नहीं रहा, सर का दर्द भी ठीक हो गया, अब यहाँ का भी गया, आंखों के ऊपर का भी गया। अरे अब तो ये पूरा का पूरा दर्द ही खत्म हो गया, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा दर्द कभी हुआ भी था। यानी विदिन 1-2 मिनट मैक्सिमम ये पूरा का पूरा दर्द इसका बिल्कुल खत्म हो गया, जो 2 दिन से रोगी सो तक नहीं पाया था, चीख रहा था। तो दवाई खाने से पहले मैं उससे पूछ रहा हूँ, दवाई खाने से पहले क्या इस तरह शांति से आप बैठ पा रही थी? नहीं, मैं तो इसको दबाकर साइड में सिर रखकर या तो बैठती थी या लेट जाती थी, किसी तरह चैन ही नहीं पड़ता था। फिर मैं जानना चाह रहा हूँ भाई, अब आपने दवाई खाई है तो दवाई खाने के बाद आपको कुछ संतुष्टि हुई है कि दवाई का असर कुछ हुआ है, नहीं हुआ, या उसको कुछ और नई दवाई मुझको देनी है? नहीं, हाँ, दवाई का असर हो रहा है ना डॉक्टर। तो अभी भी दिमाग में दर्द का डर बना हुआ है जैसे इसको पहले दर्द बना हुआ था, या बेचैनी हो रही है क्या? नहीं, अब दिमाग पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है, यानी दर्द का डर बिल्कुल गायब, क्योंकि दर्द भी गायब और दर्द का डर भी गायब, इसलिए माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो गया। मेरा दिमाग एकदम से पहले इधर उधर भागा जा रहा था ना, अब वो सब एकदम शांत हो गया है। पहले तो मुझे ये लग रहा था कि मैं ठीक भी हो पाऊंगी या नहीं ठीक हो पाऊंगी, इतने दर्द में मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी। 2 दिन में से तो मैं बहुत टेंशन और परेशानी सही है मैंने, वो अब कुछ शांत हो गया है। पहले सब कुछ बहुत भयंकर था, पर अब मुझे एक डर लगने लगा है कि कहीं ये आराम अभी अभी का तो नहीं है, कहीं दर्द वापस तो नहीं आ जाएगा। अब मैं उससे पूछता हूँ, इसका मतलब है कि तुम्हारे दिमाग में दर्द की दहशत अभी भी बनी हुई है? हाँ, क्योंकि दर्द तो था ही बहुत भयंकर। 2 दिनों तक मैंने कैसे सहा है, बस यह तो मैं ही जानती हूँ। फिर वो आगे अपने आप ही बताना शुरू करती है, क्योंकि अब उसको बोलने में परेशानी नहीं हो रही है और अब वो अति उत्साहित है। तो मैंने पिछले साल जब दांत का इलाज करवाया था
तो जब उसने यानी डेंटिस्ट ने दांत को खींचा और फिर दांत में जो क्राउन फंसाया, वो तो जो भयंकर दर्द हुआ था उसको तो सोचकर भी मैं बिल्कुल घबरा जाती हूँ। अब मुझको फिर ऐसा ही दर्द था, फिर उन्होंने दर्द एक SOS गोली भी दे दी थी कि जब दर्द हो तो उसको खा लिया करो, तो उससे भी कुछ देर आराम आता था। मुझे तो वो सारे सीन याद आ रहे थे कि अब दांत का काम कराने मुझे फिर ग्वालियर जाना पड़ेगा और फिर वही दर्द होगा, उतना ही भयंकर सहना पड़ेगा। मेरे तो सोच कर ही घबराहट हो रही थी, जान निकल रही थी कि कैसे करूँगी। और कल संडे था, मतलब आगे आने वाला दिन संडे है, और संडे मैं क्लिनिक जाता नहीं हूँ, तो आप मिलोगे नहीं, इसीलिए तो मैं सब छोड़कर, काम धंधा छोड़कर, बच्चों को छोड़कर तुरंत भागी हूँ कि कहीं आप चले ना जाओ और मुझको ये दर्द झेलना ना पड़े। यानी उसको हमारी होम्योपैथिक दवाई पे इतना ज़्यादा भरोसा है कि मैं वहाँ जाऊँगी और दर्द से छुटकारा पाकर आऊँगी। ऐसा कॉन्फिडेंस हम चाहते हैं हर मरीज को होम्योपैथी पे हो, तो ये होम्योपैथी समाज में अपना स्थान बना पाएगी। अगर ऐसा रिजल्ट हम नहीं दे पाएंगे तो फिर होम्योपैथी कोई अपना स्थान बना नहीं पाएगी समाज में। ये आगे बता रही है, क्योंकि मेरे पति तो ऑफिस चले जाते हैं, 12 घंटे तक तो बच्चे मेरे पास ही रहते हैं, और अगर मैं बच्चों को आवाज़ भी लगा रही थी तो भी लगा नहीं पा रही थी। ये डर लग रहा था कि अपने बच्चों को मैं कैसे संभालूंगी, दर्द के मारे तो मेरी हालत ख़राब थी। अब तो दवाई खाते ही एकदम से कॉन्फिडेंस आ गया है, तभी तो मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, वरना पहले तो मुझे एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा था। तो ये फॉलोअप भी हो गया 5 मिनट में, प्रिस्क्रिप्शन भी हो गया। इतना छोटा केस मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेता है, और इतना तेज रिजल्ट कहीं आता है। तो इसलिए अब हम इस केस के रूब्रिकों का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश मैं इसलिए करता हूं कि मैं केवल आपको समझाने का प्रयास कर सकता हूं, समझना या न समझना ये आपके अपने बुद्धि बल पे और आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। अगर आप खुले मन से मेरी बात को समझेंगे तो ये बात ज़रूर समझ आएगी और आगे इन रूब्रिकों को आप लगा भी पाओगे। अगर खुले मन से नहीं समझोगे, बात में मीन मेक निकालोगे, क्रिटिसाइज करोगे, तो उससे कुछ समझ आने वाला नहीं है और उसमें लॉस केवल आपका है। तो खुले दिमाग से इसको समझें। रूब्रिक है डेल्यूजन पोजेस्ड ही इज। पोजेस्ड का मतलब किसी चीज़ के कब्जे में है। जैसे कोई व्यक्ति, जब नॉर्मली हम इस शब्द का प्रयोग तब करते हैं जब कहा जाता है कि इसके व्यक्ति के ऊपर कोई भूत प्रेत का छाया आ गया है, यानी अब किसी भूत प्रेत के कब्जे में व्यक्ति है, यानी उस भूत प्रेत के हिसाब से ये चल रहा है, इसको अपना कोई होश आवास नहीं रहा। और पोजेस्ड का दूसरा मतलब ये भी होता है जिसको हम पोजेशन कहते हैं, यानी कि कोई चीज़ किसी इंसान के पोजेशन में है। जैसे एक मकान होता है तो वो किसी के पोजेशन में होता है। अगर एक मालिक अपने किसी मकान को खरीद लेता है तो उसका मालिक बन जाता है, यानी वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाता है, मकान अब उसके पोजेशन में है। तो अब जो चीज़ पोजेशन में होती है उस पे उसका अपना कोई अहमियत होती नहीं है, अपने कोई इच्छा के साथ वो चल नहीं पाता। तो यानी जिस चीज़ के पोजेशन में है, जो उसका मालिक है, अब उसको उसी के हिसाब से चलना पड़ता है, यानी वो निर्जीव हो या वो सजीव हो। जैसे अगर कोई भूत के गिरफ्त में है तो उसको होश ही नहीं रहता कि वो क्या बिहेव कर रहा है। तो इसी तरह कोई भी स्थिति के अधीन जब व्यक्ति हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति उस स्थिति, उस व्यक्ति के अधीन हो गया है, यानी उसने उसको पजेश कर लिया है। तो ठीक ऐसी ही स्थिति इस महिला की थी, यानी दर्द इतना भयंकर था कि इसका अपना जोर बिल्कुल नहीं चल रहा था, अपनी इच्छा नहीं चल पा रही थी, इसीलिए ये दर्द जैसा इससे करवा रहा था ये वैसे कर रहा था। यानी इसकी इच्छा नहीं थी बैठने की, इसको था कि मैं बच्चों के साथ दौड़ूं, खेलूं, बोलूं, पर दर्द इतना ज़्यादा था कि उसको दौड़ते ही
चीख निकल जाती थी, इसको रुकना पड़ता था। यानी दर्द ने इसके सारे मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दिए थे, यानी इसकी नहीं चल रही थी बल्कि दर्द की चल रही थी। तो इसलिए ये रूब्रिक बना, डेल्यूजन पोजेस्ड ही इज। तो ये पावरफुल चीज होती है, ही का मतलब पावरफुल चीज। तो जोर आवाज लगाकर बुलाना चाहती थी तो उससे बुला नहीं पाती थी, क्योंकि दर्द के कारण उसको रुकना पड़ता था। उसने कहा था कि दर्द की तेजी के कारण वह अपने दिमाग को कहीं भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है, यानी करना चाहती है पर कर नहीं पा रही है, क्योंकि दर्द उसको करने नहीं दे रहा है। यानी दर्द के हिसाब से चलना पड़ रहा है, सारा ध्यान दर्द में ही पड़ा है। अर्थात जब उसकी प्रतिक्रिया दर्द के अधीन हो रही है, दर्द ने उसको अपने कब्जे, अपने अधिकार में लिया हुआ है, उसको पूरी तरह से दबोचा हुआ है, इसीलिए इसको पोजेस्ड कहा गया है। डेल्यूजन पुअर ही इज, पुअर माने गरीब, यानी उसके पास जो कुछ चाहिए वो नहीं है। तो इसी तरह जो शक्ति इसके पास थी पहले, जो काम करने की शक्ति, चलने फिरने बोलने की शक्ति, वो अब नहीं है। तो बार बार इसको ये कह रही है कि कमजोरी बहुत लग रही है, यानी ताकत नहीं है। तो वही पुअर फीलिंग है। एक और रूब्रिक है इम्पेशेंस विद हीट, यानी हीट के साथ इसमें बेसब्रीपना आ गया है। अब हीट शब्द को हम समझने का प्रयास करते हैं कि हीट क्या चीज होती है। जैसे जैसे किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ता है, उसके अंदर मौजूद अणु और रेणु, यानी एटम एंड मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स कहें, उनमें गति बढ़ जाती है। जितना टेम्परेचर कम होता है उतना ही पार्टिकल्स में एक हार्मोनियस मूवमेंट होता है, जिसको हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। परंतु जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ये ब्राउनियन मूवमेंट एटम्स का, पार्टिकल्स का गति बढ़ती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो पार्टिकल्स के मूवमेंट में जो एक लयबद्धता, हार्मोनी थी, वो ब्रेक होती चली जाती है, और अब बिल्कुल डिसहार्मोनी में पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी डिसहार्मोनी बढ़ेगी, और उतना ही पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट करेंगे। तो यानी एक उथल पुथल जैसी स्थिति पैदा हो जाती है हीट के कारण, गतिशीलता बढ़ जाती है। तो इसीलिए जब ये रोगी है, इसके अंदर सब कुछ हिल गया है, उथल पुथल हो गया है, जो लाइफ की हार्मोनी थी वो सब डिस्टर्ब हो गई है, और ये अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इस उथल पुथल से जल्दी छुटकारा पाना चाहती है, इसीलिए इसको लाइट डिजायर भी इसका एक और रूब्रिक है। तो अब हीट शब्द का जो सूक्ष्म भाव है, उसके हिसाब से हमने इसका मतलब समझने की कोशिश करी है, ये उसका मतलब समझाया है आपको। तो ऐसी स्थिति कहीं भी होगी, उसी जगह इस हीट का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हीट का शब्द का प्रयोग हम हमेशा दर्द वाली अवस्था में करेंगे। ये किसी भी अवस्था में, बुखार वाली, पसीने वाली, या इनमें से कोई भी अवस्था ना हो, फिर भी हैक्टिक लाइफ हो, भाग दौड़ हो, बेचैनी हो, चुलबुलाहट हो, उन कुलबुलाहट हो, उन सब में किया जा सकता है। तो कोई भी शब्द एक सटीक शब्द नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होता, परिस्थितियों के हिसाब से उसका अर्थ बदलता रहता है। तो जिस परिवेश में, रिपर्टरी में उस शब्द को यूज किया गया है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, यानी उसका अर्थ उसी संदर्भ में लिया जाएगा। तो इसलिए हर रूब्रिक में हीट शब्द का मतलब अलग अलग होगा, ऐसे ही हर शब्द के साथ होता है। तो इसलिए हम हमेशा रूब्रिक्स को और उनमें प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को बहुत सूक्ष्मतम लेवल पे जाकर समझते हैं। इसी को मेटाफोरिकल कहते हैं। और मेटाफोरिकल यानी जो किसी रूप रंग से आगे की चीज़, जो ऊर्जा के लेवल पे आती है, एनर्जी के लेवल पे आती है, वही
पर उस शब्द का प्रॉपर अर्थ होता है। इसीलिए उसको अलग अलग ग्रॉस कॉन्टेक्स्ट में, जो दुनियादारी में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ हम आराम से कर पाते हैं, बिना जाने हुए अलग अलग परिवेश में हम उस शब्द को यूज़ करते रहते हैं। तो हर रूब्रिक को इसी तरह समझना होगा। अब इसमें बेलाडोना थी, बिल्कुल कितने आसानी से हमने चुनाव किया। पर अगर अब कोई कहेगा भी बेलाडोना तो वैसे ही दर्द के लिए अच्छी होती है, पल्सेशन होता है, पर ऐसा आप प्रिस्क्रिप्शन देने और मरीज के सही होने के बाद कह रहे हैं। लेकिन यही मरीज जब होम्योपैथ के क्लिनिक में आता है तो फिर उसको समझ नहीं आता है कि बेलाडोना देनी है। वो तो उस टाइम कंफ्यूज होता है, उसके हाथ पैर छूटे हुए होते हैं, वो कॉन्फिडेंस से तो प्रिस्क्राइब कर ही नहीं पाता है। तो ये कहना कि बेलाडोना दांत के लिए अच्छी है तो कैमोमिला क्यों नहीं है, ऐसे तो कॉफिया क्यों नहीं है, कॉफिया भी दांत के लिए दी जाती है। तो उसमें डिफ्रेंशिएट करके कॉन्फिडेंटली फिर दवाई नहीं दी जाती है, दे नहीं पाते हम लोग। तो लेकिन जब इस मेथड से हम चलते हैं तब बहुत ही कॉन्फिडेंस से मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पाते हैं, ये इसकी खूबी है। तो इसीलिए इसको समझने का प्रयास करें, खुले मन से चलें, तो धीरे धीरे करके ये मेथड की बारीकियां आपको समझ आएंगी। तो हर मेडिसिन आप अपने बुद्धि और अपने परिवेश के हिसाब से समझ पाओगे, और हर किस्म के रोगों में, हर किस्म के एज ग्रुप के मरीजों में, मेल हो, फीमेल हो, बुढ़ा हो, जवान हो, इंडियन हो, अफ्रीकन हो, रशियन हो, कोई भी हो, हर किस्म के रोगों में हर किस्म के इंसान को दे पाओगे, बिना ये ध्यान में रखे हुए कि ये एक्यूट रेमेडी है या क्रॉनिक रेमेडी है, ये माइजमेटिक है या विदाउट माइजमेटिक है, डीप एक्टिंग है या सुपरफिशियल एक्टिंग है। ये सारे लेवल किसी काम के नहीं होते हैं। ये सारे लेवल हमने इसीलिए लगाए हैं क्योंकि हम अभी तक सिलेक्शन सिमिलिमम का कर ही नहीं पाते थे, चाहे वो कोई भी रहा हो, चाहे कितना ही बड़ा स्टॉल वार्ड रहा हो। तो यहाँ हम कर पा रहे हैं और उसका प्रयोग करके दिखा पा रहे हैं, सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप इसको सीखें, नहीं भी सीखना चाहेंगे वो आपकी चॉइस है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि होम्योपैथी एक सटीक और ऑथेंटिक लेवल पे आ जाए, जहाँ हर होम्योपैथ बहुत ऑथेंटिक होके कॉन्फिडेंटली अपने मरीज को लिए दवाई का प्रिस्क्रिप्शन दे सके। तो आपको इससे लाभ होगा सीखेंगे तो मैं और वीडियो जब बनाऊंगा आपको उसका नोटिफिकेशन चाहिए, जब भी अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, और जो भी बेल आइकन होगा वहाँ पर घंटे जैसा निशान होगा उसको भी आप टच कर दें, ताकि YouTube की तरफ से हमेशा आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाए और आप जान पाएँ कि ये एक नया वीडियो आ गया है, और उसको फिर आप अपनी इच्छा अनुसार, सुविधा अनुसार देख पाएँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।